गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एकांकी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि मैंने FA2 का प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है पेज 84 पर। किन्हीं दो स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखे। ये आपका FA2 का प्रोजेक्ट वर्क है। ये आपने प्रोजेक्ट वर्क की बुक में करना है। अब इस पाठ, ये रीढ़ की हड्डी पाठ जो है उससे संबंधित ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, मीनिंग लिखाई हुई है मैंने। तख्तों की बनी बड़ी चौकी, यानी लकड़ी के जो बड़े बड़े पार्ट आते हैं उसको जोड़ करके जो चौकी बनती है बड़ी, उसको हम बोलते हैं तख्त। दरी, मोटे कपड़े का बिछावन, जो मोटे कपड़े का बना होता है, जो हम उसके पलंग के ऊपर बिछाते हैं या तख्त के ऊपर जो बिछाते हैं उसे हम दरी कहते हैं। ठठोली, हंसी दिलगी। करीना, रीति व्यवहार, हम किस तरह से अपने त्योहारों को मनाते हैं, कौन से रीति रिवाज हमारे हैं, उसी को करीना कहते हैं। कमबख्त, अभागा। खासियत, विशेषता। अब देखिए प्रश्न, देखिए। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक संगत है। महाकवि कालिदास के अनुसार सब पुराने अच्छे नहीं होते। मतलब इसमें जो समय बीत गया है, पहले के समय को की तुलना आज के समय से की गई, आधुनिक समय से की गई है। इसमें दोनों समय, भूतकाल और वर्तमान की तुलना की गई है। यानी महाकवि कालिदास के अनुसार सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। अतः गत समय, गत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो जिसे हम भूतकाल कहते हैं। हाँ, तो अतः गत समय या अपने समय की तुलना वर्तमान समय से कर गत समय की, यानी पहले की अच्छाइयों का अनुसरण कर बुराइयों को छोड़ना आवश्यक है। पहले समय में जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ थी, उसको, अच्छाइयों को ग्रहण करना और बुराइयों को हमें त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में भी जो अच्छाइयाँ हैं हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इस दृष्टि से रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत कहते हैं, करना ही तर्कसंगत है। लेकिन बात बात पर तुलना करना अथवा केवल आडंबर के लिए तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है, कौन सी व्यवस्था को प्रकट करता है। रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को BA तक पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं। वह रूपवती, गुणवती, आत्म स्वाभिमानी है, आत्माभिमानी है, यानी वो सुंदर भी है, गुणवती भी है और आत्मनिर्भर है। उसे देखने के लिए गोपाल दास और उसका पुत्र शंकर आते हैं। वे पढ़े लिखे हैं और समाज में उच्च स्थिति में हैं, यानी अच्छी पोजीशन पर वो लोग हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि पुत्र वधू ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। जो गोपाल दास और उनका पुत्र शंकर आते हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पुरानी है। वो चाहते हैं कि जो भी हमारे बेटे की पत्नी के रूप में आए वो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। इसलिए रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। यह विरोधाभास है। तो जब गोपाल दास अपने पुत्र शंकर के साथ रामस्वरूप की बेटी को देखने आते हैं तो वो चाहते हैं कि ये इनका परिवार बहुत संपन्न है, पढ़े लिखे हैं और मेरी बेटी का विवाह इनके बेटे शंकर के साथ हो जाए। इसी कारण वे अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी कम पढ़ी लिखी, वो नहीं बताते हैं कि हमारी बेटी BA की हुई है। तो ये विरोधाभास है, ये नहीं होना चाहिए।
ये विरोधाभास तत्समय के भारतीय हिंदू समाज के मध्यम वर्गीय परिवार में प्रचलित विवाह व्यवस्था एवं दहेज प्रथा के कुप्रभाव से जनित कन्या के पिता की व्यवस्था को उजागर करता है। अब क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि लड़कियां जब ज्यादा पढ़ जाती हैं तो माता पिता को उनसे भी अधिक पढ़े लिखे और अधिक जो लड़का कमा रहा है उसकी आय से अपनी बेटी की आमदनी या उसकी शिक्षा से अधिक पढ़ा लिखा हो। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि माँ बाप को झूठ बोलना पड़ता है। तो यही राम प्रसाद का भी हुआ। राम स्वरूप ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने उनको नहीं बताया कि मेरी बेटी बीए की हुई है। तो ये दहेज प्रथा के कुप्रभाव से जनित कन्या के पिता की व्यवस्था को उजागर करता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सुंदर होते हुए भी पाउडर लगाकर टीम टाम होना, वर शंकर और उसके पिता गोपाल दास के प्रश्नों के समय सानुकूल उत्तर देना, अपनी उच्च शिक्षा का विषय छिपाना एवं रिश्ता तय करने के लिए तदनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे हैं। जब गोपाल दास अपने बेटे शंकर के साथ रामस्वरूप की बेटी को देखने आते हैं तो वे चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन वो पाउडर जो लड़कियां आजकल मेकअप करती हैं वो करके ना आए, उनको इस चीज का आभास ना हो कि मेरी बेटी बहुत ही अधिक पढ़ी लिखी है। तो वो चाहते हैं कि मेरी जो गोपाल दास या उनका बेटा जो प्रश्नों को उत्तर दे वो बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी सहजता के साथ और उस बहुत संक्षिप्त रूप में ही वह उनके प्रश्नों का उत्तर दे। यह छिपाना व रिश्ता तय करने के लिए तदनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे हैं। यह उचित नहीं है क्योंकि उमा रूपवती, गुणवती और विद्यावती है, मतलब सुंदर है, गुणवान है और शिक्षित है। इसके अलावा वह गान, कोकिला और आत्माभिमानी है। वो मतलब वो गाने में भी निपुण है और स्वाभिमानी है। अगर मौका दे तो वह आत्मनिर्भर भी हो सकती है। अगर उसे मौका दिया जाता तो वह अपने पैरों पर खड़े भी हो सकती है, यानी वह भी पुरुषों की भांति नौकरी करके धन प्राप्त कर सकती है, यानी अपनी आमदनी कर सकती है, तनख्वाह प्राप्त कर सकती है। उसी के शब्दों में कहना है कि मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र शंकर की तरह तांग झांक का कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है। वो बताती है कि मैंने बीए पास किया हुआ है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। शिक्षा प्राप्त करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना कोई चोरी नहीं है, कोई पाप नहीं है, वो ये बताती है। और मैंने आपके लड़के की तरह इधर उधर ताक झांक नहीं की है, तो मुझे अपनी इज्जत और मान का पूरा ख्याल है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेसमैन मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को शिक्षा सिखाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। मेरे विचार में गोपाल दास और रामस्वरूप दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल दास चाहते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि माँ बाप जब अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा देते हैं और वह अच्छी नौकरी करके अधिक तनख्वाह प्राप्त करने लग पड़ता है, तो जब वो किसी लड़की को देखने जाते हैं तो लड़की वालों से अधिक मांग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, जो गलत है। ऐसा ही गोपाल प्रसाद भी करते हैं। और रामस्वरूप अपनी बेटी की यह बात छिपाते कि वो बीए की हुई है। तो इस दृष्टि से दोनों ही अपराधी हैं, लेकिन समान रूप से नहीं, क्योंकि विवाह तो दाम्पत्य जीवन का एक अटूट बंधन है, पवित्र बंधन। विवाह जो है ये जीवन का, दाम्पत्य जीवन का अटूट पवित्र बंधन होता है विवाह, ना कि बिजनेस या व्यापार, या कोई व्यापार नहीं होता। गोपाल प्रसाद के स्वभाव से उत्पन्न आलोचना है कि विवाह एक बिजनेस है। वो विवाह को एक बिजनेस समझते हैं कि जितना हो सके बेटे के ऊपर जितना हमने उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया है उसको अधिक से अधिक लड़की वालों से उनसे पैसे लिए जाएं।
तो वो विवाह को बिजनेस मानते हैं। यह आलोचना साधारण रूप से बदलती नहीं, इसलिए गोपाल दास ज्यादा अपराधी होते हैं। जबकि रामस्वरूप अपनी पुत्री उमा को उच्च शिक्षा दिलाते हैं। ये सराहनीय है, बट बेटी को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, वो ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कोई भी परेशानी हो वो अपनी सूझबूझ के द्वारा उस परेशानी को दूर कर सकते और अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपना भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, नौकरी कर सके और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके। लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए गोपाल प्रसाद के विचारों के अनुरूप अपनी बेटी की कुछ इच्छा छिपाते हैं। यह वास्तव में उनके स्वभाववश नहीं है, परिस्थितिवश है। वो परिस्थितिवश है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये परिवार, गोपाल दास का परिवार बहुत संपन्न है और लड़का भी पढ़ा लिखा है, इसलिए वो अपनी बेटी का विवाह वहाँ करना चाहते हैं। तो यह उनकी परिस्थितिवश है। इसलिए रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की तरह ज्यादा अपराधी नहीं है। असल में हमारे भारतीय समाज में 100 झूठ बोलकर भी कन्या का विवाह करने को कहा गया है। ये पाप या अपराध नहीं माना जाता है। शंकर जैसी लड़की या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की, शंकर जैसी लड़की या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, कारण बताइए। यानी कैसा हमारा समाज होना चाहिए, कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, कारण बताइए। शंकर कुछ खीस निपोरने वाला, मतलब एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ाने वाला, हंसी उड़ाने वाला, हाँ, खीस निपोरने वाले नौजवानों में से एक है। उसकी आवाज पतली और खिसियाहट भरी है, झुकी कमर है, इसकी खासियत है। खासियत माने विशेषता, यानी उसकी कमर झुकी हुई है, वो हर समय सबका मजाक उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता रहता है और उसकी आवाज बड़ी ही पतली है। जो एक लड़के में जैसी आवाज या जितनी हिम्मत होनी चाहिए, जितना नौजवान लड़का जैसे होता है वैसे वो नहीं है। वह अनियमित वैध विद्यार्थी है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वहाँ नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भाग जाता है। उसके रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। जबकि उमा कला में ग्रेजुएट है, वह रूपवती है, गीतकारिणी है, संगीतकारिणी है, चित्रकारिणी है और आत्माभिमानिनी है। वह निराडंबरा युक्ति है। वह अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल रखती है। वह कहती है कि लड़कियां मेज कुर्सी के सामान बेजुबान और निरीह नहीं। जैसे मेज कुर्सियाँ, अब मेज कुर्सी एक बहुत साधारण भी होती है और कुछ मेज कुर्सियाँ ऐसी होती जो बहुत ही कलाकारी से बनाई जाती, बहुत ही डिज़ाइन की होती हैं, जिनको खाली सजाने के लिए लोग अपने घरों में लाते हैं। तो वो कहती है कि लड़की कोई मेज कुर्सी की तरह नहीं है कि उनको लेके घर बेजान की तरह रखना है। वे बेबस भेड़ बकरियां भी नहीं हैं, उनका भी दिल होता है, व्यक्तित्व होता है। वधु को कुर्सी मेज या भेड़ बकरियों की तरह देखने वाले की कुरीत पर विद्रोह करती है। उपयुक्त विवेचन कारणों से स्पष्ट है कि समाज को उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की जरूरत है, न कि शंकर जैसे लड़के के व्यक्तित्व की। अब ये 6 क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको वही उस वैसे ही क्वेश्चन का आंसर है। अब 7th में इस एकांकी का क्या उद्देश्य है लिखिए। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का उल्लेखनीय सामाजिक व समस्यात्मक एकांकी या वह सबल अभिव्यंग्यात्मक एकांकी है। इसमें समाज की उस घृणित निंदनीय मनोवृत्ति का चित्रण किया जाता है जो कुमारी युवती को कुर्सी मेज के समान बेजुबान और निरीह तथा भेड़ बकरी के समान बेबस मानती। इसी का दिग्दर्शन कराना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो आपने ये लिखने के बाद, कठिन शब्द लिखने के बाद, आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 घर से करके लाना है, क्लास वर्क में करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7 ये आपने अपने क्लास वर्क में लिखना है। धन्यवाद।